नाक में रखने के बाद सांस को नाक से ही और मुंह से उसको खाली किया जाता है। इसको कहते हैं धूम्र नस्य। क्या कहते हैं? धूम्र नस्य। अब देखो हुक्का पुक्का तो कहाँ ढूंढोगे आप, वो करना भी मत, उसमें बहुत समय और सिगरेट ले लेना, सिगरेट सिगरेट। अरे नहीं, अरे नहीं, गलत चीजें नहीं बतानी है साहब। तो और अगर कुछ ना मिले तो अच्छा जो सरसों का तेल होगा जो आप लोग यूज करते हैं, उसको ऐसे उंगली में लीजिए और नाक में अच्छे से अप्लाई कर दीजिए, दोनों नाक में, ठीक है? इसको कर दीजिए, रोज करेंगे आप देखेंगे नासिका प्रॉपर होने लग जाएंगी आपकी। और मेरे जैसे बन जाओगे जब, योग तुम्हें हो जाएगा, मेरे जैसे बन जाओगे जब, योग तुम्हें हो जाएगा, गुरु के जैसे हो जाओगे जब, योग तुम्हें हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, मुझे जाना है 8:30 बजे, अभी बहुत सारे काम हैं। ओम। सदगुरु मिल गए। ओम ओम सभी को। चलिए, आज का प्रथम सत्र यहाँ समाप्त होता है। दूसरे सत्र की ओर चलते हैं। आचार्य योग कराए और उनके योग के तो कहने क्या, जब आदरणीय की गंगा बहने लगती है और सब उसमें गोता लगाने लगते हैं। जितनी भी हम गलतियां करते हैं, मेरा यही निवेदन है कि हम लोग कई सारी मिस्टेक जब हम योग और प्राणायाम करते हैं तो उसमें करते हैं, तो प्रयास करें कि हम थोड़ा थोड़ा उनको देखें और उसको सुधारने का प्रयास करें। उनकी बातों पर ध्यान दें, उनकी चीजों पर कैसे कर रहे हैं, एक एक चीज को अगर आप पकड़ के चलेंगे तो निश्चित रूप से हम जो भी क्रियाएं कर रहे हैं उसको हमें अच्छा लाभ मिलेगा। और ये हमेशा कहते हैं और मुकेश भैया भी उस चीज को दोहराते हैं कि देखा सीखी करे योग, खींचे काया बाढ़े रोग। तो बिल्कुल नहीं बढ़ाना है रोग को, हम योग कर रहे हैं तो हम योगी बनेंगे। तो ये हमारा प्रयास लगातार चल रहा है। और जैसा कि आज दूसरे सत्र में बहन रंजना बहन जी का आदेश हुआ है कि हम सब पिछले 5 सालों में हमारे यहाँ जो लोग आए, ये विशेष तौर से जो हमें जैविक खेती और प्राकृतिक खेती के बारे में जिन्होंने बताया, तो क्या क्या आप लोगों ने अनुकरण किया, कितने लोगों को बताया, तो एक एक करके सब लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया देंगे कि क्या उससे फायदे हुए, किस तरह से आप लोगों ने किया और क्या कुछ नया आपने भी कुछ प्रारंभ किया। क्योंकि किसान भी बहुत क्या कहना चाहिए उसको, अपने अपने तरफ से कुछ ना कुछ करता है, वो उसको सीखने की बहुत ज्यादा इच्छा होती है, तो कुछ ना कुछ अपने तरफ से भी नया करता है और उसके भी परिणाम आते हैं। दोनों चीजों हम एक बार आग्रह करते हैं कि सदन में रखें, एक एक करके सब लोगों को कहना है। तो आपके जो प्रयोग हो, ये 5 सालों से हम लगातार सुन रहे हैं, तो इस पर मैं सभी का ध्यान चाहूंगा। तो सबसे पहले कौन बोलेंगे? दो लोग सबसे पहले आते हैं हमारे। आप दो में से कौन सबसे पहले बोलेंगे? मैं दोनों में से किसी को आमंत्रित करूंगा। जी ओम, जी ओम, सदन को नमन। बहुत अच्छा योग हुआ और हम तो अभी दिल्ली में बैठे हैं, बढ़िया ठंड बहुत है, तो आपको बंद करो, नहीं बंद करो आपको माइक। अरे मेरा बंद है, अरे नहीं है भाई जी। आपका जो वो है ना, आवाज जो जा रही है वो बंद कीजिए। जी जी भैया आवाज बंद कर दीजिए।
हाँ ठीक है जी ओम। तो सर पिछले 5 साल में 5 साल में हमने जो कुछ योगाहार से सीखा, तो जैसे कि बहुत सारे हमारे मुख्य वक्ता आए और उन्होंने हमें बहुत सारी नई नई बातें सिखाई। कल हम लोग जो है यहाँ पर बैठ कर के उन्हीं बातों को लोगों के साथ शेयर कर रहे थे, और उसमें मुख्य रूप से जो वैभव जी ने हमको जो बताया कि भाई बाजरा से हम कैसे कीटनाशक बना सकते हैं, उसके संबंध में यहाँ चर्चा की हमने, और उसका हम खुद बना रहे हैं और उसका उपयोग करेंगे। इसी तरह से हमने किस तरह से डीएपी का विकल्प हम लोग जो है बना सकते हैं, जो हमें आदरणीय श्री संतोष सर ने जो बताया था उसका हमने उपयोग किया और उसके अनुभव भी बताए, और उन जिनके यहाँ उपयोग किया उसको मैंने कई बार अपने मंच पे बताया है, तो उसका भी उपयोग किया। ट्राइकोडर्मा बना रहे हैं और भी लोगों को प्रोत्साहित करके ले गए। तो इस तरह से जो हमें ज्ञान मिला उस ज्ञान को हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उसके अनुभव बता रहे हैं और उसका प्रयोग भी कर रहे हैं, और उससे जो लाभ हो रहा है वो भी हम सब लोगों को अवगत करा रहे हैं। और आज हमारी कल जो चर्चा हुई उसमें हमने ये भी बताया कि भाई यदि कोई व्यक्ति जो नवयुवक है यदि उसे रोजगार के रूप में भी स्वीकार करेगा तो निश्चित रूप से वह अच्छा किसानों को अच्छी चीज़ देगा, और दूसरी बात है कि वो अपना स्वयं का रोजगार भी प्राप्त कर सकता है। इस तरह की चर्चा यहाँ पर हुई है, और निश्चित रूप से अभी जो हम प्रयोग कर रहे हैं उसके जो लाभ मिलेंगे वो और अद्भुत लाभ होंगे। तो मेरा यही है सारे हमारे साथियों से निवेदन कि भाई आप लोग जो है जो भी सीखते हो भले ही उसको कम पर कहीं न कहीं उसका उपयोग करना चाहिए। जैसे अभी आदरणीय चिंतला वेंकट रेड्डी जी आए थे और उन्होंने कहा कि भाई आपको अपने खेत से बीडिसाइड के बजाय यदि आप चावल की कनकी का उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपके खेत में जो है खरपतवार की समस्या कम होगी, आपको खेत की मिट्टी अच्छी होगी। इन सब बातों की यहाँ पर हम लोगों ने चर्चा की और निश्चित रूप से इसे आगे बढ़ाने का हम प्रयास कर रहे हैं। जी ओम। सदन को नमन। एक चीज और जोड़िए, इसमें हम क्वांटिफाई करते हैं, हम हमेशा ये करें कि बहुत फायदा हुआ जो बोलते हैं ना, उसको थोड़ा सा हम अंक गणित में ले आए कि इतना पैसा बचा और इतना पैसा, हम थोड़ा उसके लिए भी प्रयास करें। अभी अगर नहीं हो तो आगे इस पे प्रयास करें कि हम कितना पैसा बचा लेते हैं और कितना हमारा लाभ हो रहा है। और ये जो उन्होंने जो रेड्डी साहब ने जो बोला था प्रो सॉइल का, वो जो सब सॉइल का, कि जो जमीन के अंदर जो मिट्टी है उसका हम उपयोग कर रहे हैं, तो क्या किसी ने इसको किया है, उस पर भी थोड़ा सा, जब आपका जिसका भी नंबर आएगा तो उस पर बोलेंगे कि किसी ने अगर उसका प्रयोग किया है। या जो पत्थर वाले आए थे हमारे रावले जी, उनका पत्थर को गौमूत्र में घोल के उसका घोल का स्प्रे, तो इस तरह के भी प्रयोग क्या किसी ने किए हैं, इस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। इस पे जी प्रदीप राज मैं ओम सदन को सादर जी प्रणाम। बोलिए। मैं ओम सदन को सादर प्रणाम। ये मैं मोस्टली जो 5 साल से जो काम कर रहा हूँ सिर्फ जीवामृत पे ही काम कर रहा हूँ। जीवामृत तरह तरह के बनाए और सबसे अच्छा जो जीवामृत मुझे लगा है वो प्रणव जल लगा है। और अभी आपने जो बोला कि टिंटल वेंकट रेड्डी सर आए थे, तो मैंने पिछले साल 5 फीट का गड्ढा करके और उसमें 200 लीटर पानी में 20 मतलब किलो मट्टी डाल के और उसका मूंग पे स्प्रे किया था। तो उसमें कीटनाशक की समस्या काफी हद तक कम हो गई थी, किंतु मैंने देखा कि ग्रोथ पे तो ज्यादा अंतर नहीं आया था उस पर, जबकि वो बोल रहे थे कि मतलब उससे ग्रोथ भी बहुत ज्यादा हो रही है। तो ऐसा मुझे ग्रोथ के ऊपर तो नहीं लगा है, किंतु मेरा मन में एक भावना आ रही है कि हर आदमी जो जी
आवाज नहीं आ रही क्या? और जी आपका म्यूट हो गया है, आप खोलिए अपना। हाँ बोलिए ना। हाँ हमने आवाज आ रही है क्या? बोला, हाँ अरंडी का तेल भी आप आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। हमने बोला अरंडी का तेल भी आपने उपयोग किया था क्या? नहीं, अरंडी का तेल नहीं किया था मैंने। अरंडी की जगह महुआ गुल्ली का तेल उपयोग किया था मैंने। अरंडी का तेल मेरे पास मतलब उपलब्ध नहीं था, तो और मैंने गुल्ली जो आती महुआ उसका तेल उपयोग किया था साथ में। किंतु मुझे ग्रोथ में तो ज्यादा अंतर नहीं लगा कि पौधा बहुत तेजी से बढ़ रहा है या कुछ उसको टॉनिक मिल रहा है। किंतु मैंने ये देखा है कि उसमें कीट बिल्कुल भी नहीं आए थे मूंग में, बहुत कम मात्रा में हो गए थे। और अभी जो वैभव सर ने बताया कि हम बाजरे से बनाएंगे, तो वो हमने बना दिया है। 1 किलो बाजरा रख के 1 किलो बाजरा को 10 किलो गोबर में गड़ा दिया है उसको। अब और 3-4 उसको कर रहे हैं। किंतु मैं ये सोचता हूँ कि कुछ इस तरह से हो, क्योंकि जैविक खेती में क्या हो रहा है कि बहुत सी विधियां आ रही है और हर हर विधि को ऐसा लगता है कि यही परफेक्ट विधि है। तो इसमें किसान बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जा रहे हैं। अभी एक सचान सर आए थे, उन्होंने वन जीवामृत बनाया था, वो भी हमने बनाया है। हालांकि उसका उपयोग तो अभी हम नहीं कर पाए हैं ज्यादा, क्योंकि अभी बना है वो। तो अभी हमने उसको थोड़ा सा बदला कि वन जीवामृत पहले बना रहे हैं, फिर उसी वन जीवामृत को हम कुड़म जल में, मतलब जो सामग्री यूज करते हैं कुड़म जल में डाल देते हैं, और उसके बाद उसमें मठा वाली जो सैलरी, नौधान आटा वाली सैलरी मिला के हम स्प्रे करने का सोच रहे हैं। उसमें देखेंगे कितना आता है। और जहाँ तक बात है लिखने की, तो अभी हमने उसको लिखना भी शुरू कर दिया है कि हमने आज क्या किया है। अभी अभी किया। वो संतोष सर ने बताया कि भाई ये जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक कैसे काम चलेगा। तो हमने उसको अभी लिखना शुरू कर दिया कि आज हमने क्या बनाया है, कितना उसमें क्वांटिटी डाली है, और कब उसका स्प्रे करेंगे, और उसका क्या रिजल्ट निकलेगा। वो शायद 6 महीने तक के बाद हम उसका डाटा दे पाएंगे। बहुत धन्यवाद। बहुत अभी बढ़िया, इस उम्र में भी बहुत जोरदार स्टूडेंट बन गए आप। जीवामृत जो जी इतनी उम्र नहीं, अभी वर्मा तो जी, हम नौजवान आपने हैं जो भाई। जीवामृत डाला, अभी तो हम नौजवान हैं। जी जी बिल्कुल आप जवान बने रहे। ये जो नौजवान हैं और हम जीवामृत आपने किसान हैं। डाला उससे आपको, जी वर्मा जी, जी सर। जो आपने जीवामृत डाला तो उससे आपको कितना, कुछ मात्रा बता पाएंगे क्या? कितना पैसा आपको मिला होगा, कितना लाभ हुआ पैसे के रूप में, कीमत के रूप में? नहीं, अभी हम ये नहीं बता पाएंगे, क्योंकि अभी हमने लिखा ही नहीं है उसको। अब हम शुरू किया हमने 1 महीने से, तब हम बता देंगे अभी आपको। अभी हम नहीं बता पा सकते हैं। बहुत सुंदर, बहुत आप लगातार हैं और बहुत मन से करते हैं, चीजों को अवगत करते हैं। अब मैं आदरणीय अशोक भैया से अनुरोध करता हूँ कि वो अपने अनुभव बताएं, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रयोग हमारे अशोक भैया ही करते हैं। जी पटेल साहब आ रही है? जी ओम अशोक ओम भैया, जी बोलिए। हमने बोला आप अपने अनुभव बताएं। सबसे ज्यादा प्रयोग अशोक भैया करते हैं, तो आप अपने अभी अनुभव बताएं, अभी क्या क्या आपने किया और उनके परिणाम क्या है। फोन अभी एक अनुभव जो है ये कर रहा हूं मैं। जैसे इन्होंने मई की सैलरी का बताया ना, तो सैलरी में अभी सैलरी का तो प्रोसीजर चालू, लेकिन अभी तांबा डाल कर उसका स्प्रे कर रहे हैं हम फसलों पे को ऊपर। उसमें काफी तांबा डालकर काफी वो गाय और जंगली सब, तो फसल बहुत अच्छी है, हम संतुष्ट है फसल से। पूरे खेत में उसका स्प्रे कर रहे हैं। और लोगों को बताया भी मैंने, यहाँ भी बताया, यहाँ भी काफी लोग हैं हमारे, उनको बताया। कल मेहरा जी ने और हमने जो कुछ ज्ञान था वो सब लिख लिख के इनको बताया कि आप ऐसे ऐसे करो। ये सॉइल है, नीचे वाली मिट्टी है, उसका भी किया क्या?
मेरी आवाज आ रही है? हेलो। जी ओम, धन्यवाद। अब मेरा फोन आ रहा है एक बहुत महानुभाव का, तो मैं बात कर लूं, 4 बार हो गई उनकी। जी अच्छा, ओम, ये लेफ्ट धन्यवाद। हो गया क्या? नेटवर्क का इशू है लगता है वहाँ। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आगे कौन बताएंगे? सुरेंद्र भैया, कुछ किया आपने, प्रयोग किया? कल्पना बहन जी, आपने कुछ जो जमीन आपको थोड़ी सी आपने ली है प्रयोग के लिए, उसमें आपको कुछ परिणाम कुछ किया क्या आपने? मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी। कल्पना बहन जी भी आवाज नहीं आ रही, मैं पहुंच नहीं पा रहा हूँ उनके तक। रूप सिंह राजपूत जी, आदरणीय जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी ओम, सदन को प्रणाम। जी ओम। भैया आप मैंने अभी अनुभव बताएं। अभी वर्तमान में मैंने अपने खेतों में सरसों लगाई है। तो सरसों में मैंने क्या करा है कि अभी उसको करीब 2 फीट 2.5 फीट होने की स्थिति में आई थी, और मैंने उसकी ऊपर से कटिंग कर दी है। एक बांस की एक पिंची बनाई है, उस पिंची को फिर मैंने चलाया और फिर उसकी कटिंग कर दी करीब उसकी 4-4 5-5 इंच करीब। तो बहुत जबरदस्त तरीके से फूटिंग हो रही है उसकी। मैं वो आपको शेयर करूंगा उसकी जो फूटिंग हो रही है, कटिंग की है मैंने। बहुत सुंदर काम किया आपने। सभी को जो भी लगा रहे हैं उसमें अगर आप फूल आने के तुरंत पहले, थोड़ा सा पहले, अगर आप उसका लगभग 10 से 20% तक अगर ऊपर का भाग काट देते हैं, जो आपका कैंची आती है ना, इसकी जो आपने देखा होगा हेज कटर जो लोग हेज काटते हैं, लोग काटते हैं, उसको ऊपर पूरी तो इसमें बहुत ज्यादा शाखाएं आती है और ये सरसों के उत्पादन को लगभग 1.5 गुना कर देती है। तो ये मैंने करा है सर, बहुत करें करा उसको करीब 5 से काट दिया है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि उसकी जो रूटिंग होगी उससे मेरे को अच्छा उत्पादन मिलेगा। सिंगल इसमें एक चीज और थोड़ा जी भैया, एक चीज जी, इसमें और करना था आपको जी। थोड़ा सा 1-2 मीटर का आवाज क्लियर नहीं आ पा रही। मेरी आवाज नहीं आ रही? हाँ, मेरी आवाज अब आ रही है? आ रही है आवाज। आवाज नहीं आ रही? हेलो जी, आ रही आवाज, बताइए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि कुछ थोड़ा बहुत एरिया 1-2 मीटर अगर आपका खुला हो जिसमें कि आपने कटिंग नहीं की हो, तो थोड़ा सा देखने के लिए कि इसमें क्या, क्योंकि चेंज देखने के लिए हमको थोड़ा सा एरिया खाली छूटना चाहिए कि जहां हमने उपयोग नहीं किया हो, हमने जो तकनीक की है उसका, तो उससे हमको थोड़ा सा परिणाम से तुलना करने में बहुत आसानी हो जाती है। तो कुछ ऐसा छूटा है क्या आपका? हेलो रूप सिंह भैया, अब सर ये बोल रहे हैं कि आपने जो कटिंग करी है उसमें कुछ हिस्सा बचा हुआ है क्या? बचा हुआ होगा तो आपको तुलना करने में बहुत आसानी होगी कि कितना अच्छा हुआ है और कटिंग करने से कितना लाभ हुआ है, या जो बचा हुआ उसमें कितना कम हो उत्पादन हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। सर थोड़ा तो नहीं है, मैंने पूरी टोटल की कटिंग कर दी है, मगर मेरे को रिजल्ट दिख रहा है उसमें से एक पौधे से 10-10 15-15 फूटिंग निकल रही है, मतलब अधिक निकल रही है। पहले सिंगल झाड़ चल रहा था और जब कटिंग की है उसकी तो एक झाड़ से 10 फुटाव निकले हैं, 12 फुटाव निकले और निकल ही रहे हैं मतलब।
तो रिजल्ट दिख रहा है सर, तुरंत दिख रहा है रिजल्ट उसका, जो फुटाव हो रहा है उसका। ये सबके लिए जो भी सरसों की खेती कर रहे हैं तो उसमें सबको करना है। हम ऊपर से उसकी फूल आने के पहले एक बार छटाई करते हैं, तो ये बहुत बढ़िया, उसके 4-5 इंच अगर आप काट देते हैं ऊपर से तो इससे बहुत बढ़िया परिणाम आते हैं, और वो जो पत्तियां नीचे गिरेगी वो भी आपको जमीन में मल्चिंग का काम करेगी। तो ये बहुत बढ़िया प्रैक्टिस है, इसको सभी अगर सरसों के किसान भाई हैं इसको जरूर करें। अब ये प्रश्न था कि अपन ने कोई कीटनाशक या कोई ऐसी चीजें जो ये अपने 5 साल में हमने सीखी है, तो इनका किसी का प्रयोग अपने किया है क्या अपनी खेती में? रूप सिंह भैया। मैंने सर, मेरे पास में जो गोमूत्र का जो स्टॉक होते रहता है वर्षों से, जो मैंने एक ड्रम रख के रखा है उसमें छील के रखता हूँ, तो उसी का मैंने गोमूत्र और मठा दोनों का स्प्रे किया है। तो अभी कीट वगैरह कुछ ऐसी स्थिति बिल्कुल भी नहीं है कहीं से भी। और शायद जो गोमूत्र जो मठे का जो स्प्रे करा है मैंने, तो उससे बढ़िया कलर भी आया है, मतलब कुछ हरा कलर आ रहा है उससे फसल में, और बढ़िया फसल को देख के बड़ी संतुष्टि हो रही है मतलब। और किसी प्रकार का कोई रोगों की स्थिति नहीं है, ना कोई मच्छर कीट माहू वगैरह है, ये भी नहीं दिख रहा है। मतलब इसके पहले ही मैंने ये जैविक कीटनाशक का स्प्रे कर दिया है। रूप सिंह भाई, आप ये बताइए कि आपने मठा और गोमूत्र को किस अनुपात में मिलाया है, एक साथ किया है या अलग अलग किया है? मैंने सर आधा लीटर 15 लीटर के पंप में आधा लीटर गोमूत्र डाला है और आधा लीटर मठा डाला है। मठा भी करीब 2 से 3 महीने पुराना मठा था, काफी बदबू आने लगी थी, और कई दिनों से जो उसी में स्टॉक हो रहा है उसी से निकाल रहा हूँ गोमूत्र को। वो वाला गोमूत्र था साल भर पुराना, तो एकदम फसल को उसने हरी कर दी है, फसल को बिल्कुल एकदम हरापन आ रहा है, जैसे जो डार्क कलर रहता हरा वैसा कलर हो रहा है। ये 5-6 रोज के इसमें ही दिख रहा है, मतलब 5-6 रोज ये स्प्रे करे उसमें ये रिजल्ट दिख रहा है। तो एक निवेदन और है आपसे जी, कि आप जो मठा है उसमें तांबे का बर्तन डालिएगा, क्योंकि अशोक भैया के रिजल्ट बहुत अच्छे आए, तो शायद और भी अच्छे रिजल्ट आए। रूप सिंह भैया आपका म्यूट हो गया है। तांबा डाला है, तांबे का जो लोटा है उस पट्टी में मैंने एक छोड़ दिया है, उसी में मठे को करते रहता हूँ, उसी से निकालता हूँ। चलो, बहुत अच्छी बात है, आपसे सीखने को मिल रहा है, बहुत अच्छी चीज है, बहुत धन्यवाद आपको। जी जी ओम, आपसे सीखने को मिल रहा है। इसमें थोड़ा सा आप ना ये गौमूत्र की मात्रा बढ़ा दीजिए, 2 लीटर तक आप जा सकते हैं, 2 से 3 लीटर तक गौमूत्र की मात्रा। जी 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 सर। और कोई फसल किया आपने सरसों के अलावा? सरसों और सब्जियों की फसलों पे कर रहा हूँ इस तरह से अभी। जी, यही विधि मैंने टमाटर पे भी की है। टमाटर का मेरा करीब 1.5 फीट का पौधा हुआ था, जिसमें कुछ फूल आने की कली बनने लगी थी। वो कलियों को मैंने तोड़ा, तो एक पौधे से 15 से 20 कल्ले निकले हैं, तो काफी फुटाव हो रहा है और फूल की मात्रा भी अच्छी बढ़ रही है इसमें फुटाव। चलिए, ये और निश्चित रूप से आपको टमाटर में 2 तरह की किस्में होती है। अगर आप उसको लगातार कुछ फूलों को लाते रहते हैं और कुछ एक बार फल आ गए, फूल आ गए, तो उसके बाद फिर वो समाप्त हो जाती है। तो जो इंडिटरमिनेट टाइप की जो किस्में हैं, आजकल किसान भाई उसी को, जो कॉमर्शियल खेती हो रही है उसमें उसी तरह की सब्जियों का, उसी तरह की किस्मों का उपयोग किया जा रहा है। तो इनको थोड़ा सा चढ़ाना भी पड़ता है, तो निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा, और बढ़िया प्रयास कर रहे हैं। अब अगला कौन अपनी बात रखेगा? शरद भैया है क्या? जी ओम, सदन को कोटि कोटि प्रणाम।
आज का योग बहुत अच्छा रहा। और सर आज जो चर्चा है वो मेन प्रॉफिट लाभ और जैविक के ऊपर है। तो हम लोग जो संतोष सर जी से जुड़े लगभग 3 साल हो गया सर से जुड़े हुए, और काफी उनके साथ हम लोगों ने लैब में लगभग 3 से 4 बार हम लोगों ने उनसे ट्रेनिंग ली। और वो हमारे यहाँ भी आए, उन्होंने पूरी ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग आने के बाद हम लोगों की जो दवाओं का खर्चा है, जैसे हमारा केमिकल का खर्च लगभग 5 लाख था, जो 70-80 हजार रह गया। आसपास के लगभग हम लोगों ने यहाँ के 200 किसानों को लगभग ये निःशुल्क दिया, किसी को पैसे से दिया। तो काफी अच्छे असर रहे आसपास के। इस बार देखा गया कि हमारे यहाँ सोयाबीन से गडल बीडल चला गया। तो ऐसा लगता है कि इतने लंबे क्षेत्र में डलने के कारण जो गडल बीडल की सोयाबीन में बड़ी भारी बीमारी थी, वो हमारे यहाँ से सिर्फ संतोष सर जी के कारण और ये जैविक के कारण यहाँ से चली गई। अभी हमारे यहाँ गडल बीडल नहीं आ रहा सोयाबीन में, तो उसका उत्पादन वापस हमारे यहाँ 6 से 7 कुंटल आने लगा है। ये एक नया इस जैविक के कारण हुआ। दूसरा, हमारे फॉल आर्मी वर्म जो मक्के के भुट्टे में आता था, वो भी धीरे धीरे ऑटोमेटिक कम होने लगा। फॉल आर्मी वर्म से बहुत नुकसान होता था। अभी हमारे यहाँ फॉल आर्मी वर्म का जो अटैक है वो नगण्य स्थिति में 1-2% में रह गया। सबसे पहले जब मैंने उसका उपयोग किया था तो हजारों भुट्टे में जो इल्लियां मरी हुई थी, वो व्हाइट कलर की, ब्लू नीली, मैंने डॉक्टर साहब को फोटो भेजी थी, और हजारों चिड़ियों ने खाया था। तो हमने डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब ये चिड़ियां इतनी सारी खा रही हैं, इनको नुकसान तो नहीं होगा? तो उन्होंने कहा नहीं, ये जहाँ जाके भी अपनी बीट करेगी जिस खेतों में, वहां भी वो बबेरिया और उसको वो फैलाएगी। यानी अगर कोई सही प्रैक्टिस है वो उसको ईश्वर भी साथ देता है। ये चीज बहुत बड़ा एक अनुभव हम लोगों को मिला था। फिर हम लोगों ने ये गोबर की गोली जब से बनाना चालू करी और उसमें हम ड्रिंच करके फेंकवा देते हैं, वो बहुत इजी प्रोसेस है। धान में अगर आप ये फेंकेंगे तो काफी अच्छे रिजल्ट्स है। इस बार धान हमारी जो है वो विदाउट मतलब कोई भी केमिकल नहीं डला। और इस बार हमारा जो है मूंग भी ऐसा है कि हम जो मूंग की खेती करेंगे तो उसमें हम केमिकल जो है वो मुक्त खेती करेंगे। तो काफी लाभ मिल रहा है, आसपास के किसानों को लाभ मिल रहा है, वातावरण को मिल रहा है, और हम लोग भी जैविक चीजों को समझ पा रहे हैं और काफी अच्छे रिजल्ट हमने अपनी आंखों से देखे हैं। तो हमें पूरा यकीन है कि हम लोग आसपास के हमारे ये क्षेत्र में, और जो एक हमने कार्यक्रम किया था कि नर्मदापुरम में जैविक की जो है वो लगभग आज की स्थिति अगर आप देखो तो लगभग 2-3% हमारा नर्मदापुरम जैविक की ओर बढ़ गया है। ये जिले का अगर किया जाए तो प्रशासन ने भी इस ओर अब ध्यान देना चालू किया। जिस समय यहाँ पे योगा ने कार्यक्रम किया था और उनका पत्र तैयार करके हम लोगों ने जब दिया था, जब यहाँ पे कोई बहुत विशेष जैविक के ऊपर कार्यक्रम नहीं हो रहे थे। आज पूरे जिले में, क्या पूरे मध्य प्रदेश में जैविक के ऊपर काफी सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, और धीरे धीरे ये जो कारवा है वो बढ़ रहा है। और हमारे यहाँ जो गौर साहब भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, और गौर साहब ने भी काफी अच्छा वहाँ पे वो किया। और हमारे यहाँ दादू तो काफी अच्छा कर रहे हैं। दादू ने अभी जो हमारे सुनील अग्रवाल जी हैं, उनको लगभग 60 एकड़ चने में दवा दी है उन्होंने, और उनको अभी परसों पेमेंट भी मिली उसकी 60,000 रुपए। तो ये धीरे धीरे जो है लोगों में भी यकीन आने लगा है। अभी उनके गांव इस बार जो है पलासी गांव में भी काफी मूंग के लिए दवा मांग रहे हैं। हमारे यहाँ भी जो खेत ऐसे बैंगन के उजड़ जाते थे तो वो भी अपनी बोरर से बहुत परेशान थे। बैंगन के अंदर जो घुन बोरर और जो सूट बोरर लगता है उससे बहुत परेशानी होती है, बहुत बार दवाएं डालनी पड़ती है। लेकिन जब से
बबेरिया इनका उपयोग कर रहे हैं, कम से कम दवाओं का उपयोग। लेकिन आज भी जो दवाओं का उपयोग है वो बहुत तेजी से हो रहा है। हमने पास के ही गांव में जब सर्वे किया तो जो बैंगन, बड़ा वाला जो बैंगन आ रहा है उसमें लगभग 40 से 50 स्प्रे कोराजिन के हो रहे हैं, ये हमने देखा। मूंग में 1-2 स्प्रे होते हैं वो तो ठीक है, लेकिन हमने बैंगन में 40 से 50 स्प्रे देखे। ये हमने कभी जिज्ञासा नहीं करी थी देखने की, इस योगाहार कार्यक्रम के कारण ही हम लोग उनकी फील्ड तक गए और उनसे पूछा भाई कितना आप, तो उन्होंने बताया कि साहब हम तो हर 3 दिन में स्प्रे करते हैं, क्योंकि बैंगन हमारा हर तीसरे दिन खराब हो जाता है। अगर हम ना करें तो हमें लाखों रुपए का नुकसान होगा। तो बोले साहब हमने सब प्रैक्टिस हमारा अभी बहुत है, लेकिन हम लोगों ने उन्हें भी ये दवाएं उपलब्ध कराई हैं और आने वाले समय में उनको भी लगने लगा है कि शायद हमारे जो है जैविक से हम लोग इसमें पार पा जाएंगे। उनका काफी खर्च होता है, अगर वो 40-50 स्प्रे कर रहे हैं तो उनका खर्च भी बहुत ज्यादा है। बैंगन, बड़े वाले बैंगन की हमेशा डिमांड ज्यादा रहती है, लेकिन वो जो बोरर है इससे बहुत परेशान है। इसमें हमने देखा कि अगर आप लाइट ट्रैप लगा दें, लाइट ट्रैप का भी बहुत अच्छा फायदा है। लाइट ट्रैप लगाएं और पूरा आप इसमें अपना जो है बबेरिया है, मेटराइजियम है, ये सारी चीजों का जब स्प्रे आप करते रहेंगे तो आपको सफलता निश्चित मिलेगी। तो हमें तो बहुत जैविक का जो है कारवा बढ़ते जा रहा है और यहाँ आने वाले समय में शासन ने अभी यहाँ पे 3-4 जो लैब है, एक वर्मा जी को वो करवाई है जो छोटी लैब है, और इसमें 3-4 लोग यहाँ पे चिन्हित हुए हैं। उनको ये ब्लॉक स्तर में क्लस्टर बनाए हुए हैं, उन क्लस्टर की जवाबदारी दी है कि इन लोगों को आप इतने गांवों को आप दवा उपलब्ध कराएंगे। मुझे भी मेरे आसपास के 6 गांव दिए गए हैं शासन ने कि 6 गांव में आप जैविक दवाएं उपलब्ध कराएंगे, जो एक शासन ने उसको मान्यता प्राप्त हुई थी। एक योगाहार के कार्यक्रम होने से इतना बड़ा फेरबदल हुआ है और इसी की वजह से बार बार प्रशासन में बात रखने से, बार बार मंत्रियों तक ये बात पहुंचाने से ये हुआ कि आज मध्य प्रदेश में लगभग 2000 क्लस्टर जैविक उत्पादन के बन रहे हैं, जिनमें कि ट्राइकोडर्मा, बबेरिया और आपका जीवामृत बनेगा और खेतों तक जाएगा। तो इन चीजों के लिए भी प्रशासन भी आगे बढ़ रहा है और जो एक योगाहार ने दिया था उसकी छाप देखने को हर जिले में मिल रही है। प्रणाम। वर्मा जी, वर्मा जी, एक क्वेश्चन था मेरा, आप ये गोबर की गोली वाला थोड़ा सा हमको बताएं। जी बताएं। गोबर की जो गोली बना रहे हैं आप, किस तरह से बना रहे हैं उसके बारे में सदन को थोड़ा बताइएगा। जी जी, गोबर की जो अपन गोलियां हैं, जैसे कंडे बनाते हैं, ऐसे छोटी छोटी गोलियां आप अगर बना लें और उनको जब अपन खेत में जैसे गोबर की गोलियां आप बनाते हैं तो इसको थोड़ी ठंडी जगह में सुखा लें और इसमें जैसे आपने 10 किलो गोबर लिया तो 10 किलो गोबर में आप 1 लीटर जो आपका गो अमृतम है, आपका बबेरिया है, ये सारी चीजें उसमें आप मिला के सान दें उसको, जैसे अपन आटा सानते वैसे, और फिर उसकी छोटी छोटी गोलियां बना के ठंडे में उसको सुखा दें। तो गोबर की एक आदत होती है, ऊपर की तरफ हल्का सा सूखा रहता है, अंदर गीला रहता है। तो गीले रहने के कारण उसमें जो जीवाणु हैं जो हमेशा जीवित रहते हैं, और वो गोलियां अगर आप जैसे धान के खेत में डालेंगे तो वो क्या होता है कि कीचड़ में स्थापित हो जाती, थोड़ी भारी होती है तो नीचे चली जाती हैं वो, तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। ऐसे ही आप गोबर की जो है आपके गेहूं में और जो भी फसलें हैं जिस समय आप पानी देते हैं, उस समय अगर आप वो पानी देने के समय आप उसमें डाल, जैसे पानी आज आपने दिया और उसके बाद तुरंत उसको डलवा दें, तो वो पानी में स्थापित हो जाती है और वो जो जीवाणु है आपका वो हमेशा फैला रहता है और काफी दिन तक उसके असर रहते हैं। इस पे काफी हम लोगों ने संतोष सर जी के साथ काफी लंबा इस पे अनुभव किया और संतोष सर जी ने भी ये पाया कि ये गोली जो अंदर से जो गीली रहती है गोबर की, तो इसमें जीवाणु बने रहते हैं, काफी लंबे समय तक चलते रहते हैं।
कई बार ऐसा होता है कि अपन लोग जब स्प्रे करते हैं तो उस समय नमी रहती है, धूप में कर दिया तो उसके जो रिजल्ट है वो कम आते हैं। लेकिन अगर आप उसको गोबर की गोलियों में बना के अगर उसको आप डालते हैं सान के, तो उसके रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। ये और एक कोई भी कर्मचारी लगा लें या कोई भी, तो बहुत सारी गोलियां वो तो बना देते हैं। दिन भर में अगर आप लगाओगे तो छोटी छोटी वो 1500 गोलियां छोटी छोटी बना दे, और उसको आप अपने प्रैक्टिस में ले आइए, डालिए अपनी फसलों में, जिस हिसाब से भी आपको डालना है, तो वो बहुत अच्छे उसके रिजल्ट आते हैं। जी ओम। गोली बना के उसमें बहुत बबीरिया वगैरह डालना है कि पहले बबीरिया डालना है? नहीं, पहले डालना है, जब आप बनाने से उसको छानेंगे ना, उसको बनाएंगे जरूर। गोबर उसमें की आप गोली, जब गोबर ट्राइकोडर्मा आपने ले लिया, जब आपने गोबर लेके आ गए, थोड़ा गोबर एकदम ताजा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा हल्का पुराना वाला गोबर जो होता है 4-5 दिन का, वो गोबर आपका रहे। उसमें आप अपनी बबेरिया को बढ़िया जैसे अपन आटा मारते हैं ना, वैसा आप उसमें कर लीजिए, और उसके बाद उसकी गोली बना दीजिए। छोटे जैसे कंडे बनाते, कंडे ना बना के छोटी छोटी गोलियां, जो आपने देखा होगा कि अपन होली के समय बहुत सारे छोटे छोटे होली में डालने के लिए आइटम बनाते हैं, अगर आपको गांव में अपन बनाते हैं, तो वैसी ये छोटी छोटी गोलियां अगर आप बना लेंगे तो ये इनके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। बहुत सुंदर भैया, इसमें बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप। और ये धान में आपने फर्टिलाइजर भी उपयोग किया क्या? धान के खेत आपने धान में जो ये सब चीजें उपयोग की, आपने केमिकल फ्री धान किया है में तो हम उसमें लोगों ने धान में सर हम लोगों ने आपको बता दें कि हम लोग पहले जो डीएपी डालते थे लगभग 1.5 बोरी डालते थे। अभी हम लोग करीब उसमें 25 किलो डीएपी और प्रोम डाल रहे हैं। पतंजलि से प्रोम बुलवाया हमने, तो 2 बोरी प्रोम हम डालते हैं। मैं निरंतर 2 साल हो गए हैं, तो निरंतर में 1 ट्रक प्रोम, आपको बता दें, मैं 400 कुंटल से 300 कुंटल प्रोम हमेशा पतंजलि से डायरेक्ट बुलवा रहा हूँ। और इसमें पवन सर का बड़ा सहयोग रहता है कि उनके माध्यम से हमें मिल गया, तो मैंने फिर यहाँ का लाइसेंस वगैरह सब लिया, तो जब मुझे वो इजीली वहाँ से आ जाता है, तो बहुत अच्छा प्रोम है। तो उसने जो डीएपी का रिमूव धीरे 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 हम लोग 25 किलो पे आ गए। मेरे को लगता है कि आने वाले सालों में हम लोग जो डीएपी है वो भी हम लोग इससे मुक्त कर पाएंगे। हमने चावल का भी, इस बार सर ने बताया कि 1 कुंटल चावल जो है आपको डालना है प्रति एकड़, उसकी वो बना के, तो अब इस बार डालेंगे। अभी नई चीज ये अपने दिमाग में आई, इस चीज का भी हम लोग उपयोग करेंगे। क्योंकि संतोष सर जी का कहना था कि आप कोई भी चीज को धीरे धीरे रिमूव करो, एकदम से अगर आप पूरी चीज केमिकल हटा दोगे तो आपकी फसल पे भारी इफेक्ट आएगा। लेकिन हम लोगों ने बहुत धीरे धीरे उसको हर बार कम करते करते चले जा रहे हैं, और आने वाले सालों में हम 100% हमारा जैविक खेत हो जाएगा। बहुत बढ़िया भैया। निश्चित रूप से अगर हम धीरे धीरे इन प्रयासों को करेंगे, क्योंकि एकदम से अगर हम चेंज करते हैं तो खेत की जो आदत है वो अभी केमिकल की हो गई है, तो हमें उसको पहले उस करना है कि वो जैविक धीरे धीरे हम योग करते हैं तो एकदम से सारी योगाभ्यास नहीं कर पाते, तो ऐसा ही खेत के साथ भी है, सबके साथ है। तो को थोड़ा थोड़ा पहले धीरे धीरे करना है और चीजों को क्रमशः परिवर्तित करते जाना है। इसमें जो भैया उपयोग कर रहे हैं तो इसमें बेवरिया के साथ एजेटोबैक्टर, आपका ट्राइकोडर्मा, स्यूडोमोनास, इनका भी आप उपयोग करें तो ये सभी कर रहे हैं प्रभावशीलता बनेगी। भैया सब कर रहे हैं, चूंकि आपने बेवरिया बोला था तो हमने बोला बाकी चीजें भी लोग समझें कि ये भी चीजें उसमें डालनी है। जी तो बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं। आपके मार्गदर्शन भी हमें बहुत काम आते हैं, और इस सदन में बहुत सारे ऐसे मार्गदर्शन प्राप्त हुए हैं अपने को, जो काफी हद तक खेती में उत्पादन बढ़ाने में और केमिकल मुक्त करने में फायदा हो रहा है। तो मैं तो कहता हूँ कि जितना सदन में जब भी जैविक पे चर्चा होती है, तो मेरी क्लास आज तक कभी भी मैं आपको बता दूं, जब से मुन्नीलाल सर और दादू ने हमें जोड़ा था, तो आपको बताया जब से मेरी आज तक कभी क्लास मिस नहीं हुई।
मैं हमेशा क्लास में रहता ही हूँ, चाहे कोई कितना भी जरूरी काम हो, वो उसी के बाद ही होता है। जी ओम प्रणाम। बहुत सुंदर भैया, हमने देखा है आपको, आप मंडी में सब्जी बेचने भी पहुंचाते हैं, तो उधर भी आपका चालू रखते हैं। तो निश्चित रूप से आपकी जो प्रतिबद्धता है इस कार्यक्रम के प्रति, और एक्चुअल में वो खेती के प्रति है, समाज के प्रति है। जब हम किसी के प्रति जवाबदेही रखते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जो कार्यशैली होती है वो उसी हिसाब से परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि हमें जिज्ञासा होती है, सीखने की इच्छा होती है कि हम ऐसा क्या सीखें जिससे हम अपनी प्रकृति को सुरक्षित रख सके, हम अपने आसपास, आस पड़ोस और अपने स्वयं को सुरक्षित रख सके। तो निश्चित रूप से आपका जो ये प्रयास है ये रंग लाएगा, और नर्मदापुरम जिस तरह से भारत का पंजाब कहलाता है, वो आने वाले दिनों में सिक्किम कहलाएगा, कि प्राकृतिक 100% प्राकृतिक हो जाएगा। तो एक मध्य प्रदेश का सिक्किम आपका नर्मदापुरम बनेगा, ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि आपके प्रयास बहुत अच्छे हैं। तो हम अगली कड़ी में आगे बढ़ते हैं। कौन अपने विचार रखना चाहेगा? शशिकांत जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? एक चीज और हुई है हमारे इसमें, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने स्वरोजगार की चीजें बताई हैं, बहुत सारे गोबर से और अलग अलग चीजों से उत्पाद बनाने की चीजें बताई है। तो क्या किसी ने किसी को इन बारे में भी, इन चीजों के बारे में भी लोगों को जागृति दी है क्या? एफपीओ के बारे में लोग आए हैं, तो क्या उनकी क्रियाविधि को देखते हुए किसी ने अपने एफपीओ में सुधार किया है क्या? किस तरह की चीजें क्या? बहुत सारे एफपीओ बन गए हैं, उनके 3 साल हो गए शासन से जो उनको पैसा मिल रहा था बंद हो, तो क्या एफपीओ अभी भी रन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? क्योंकि 3 साल के लिए भारत सरकार उनको जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत जो 10,000 एफपीओ पूरे देश में बनने थे, उनके कई सारे एफपीओ के 3 साल पूरे हो गए। अब उनका जो फंड था वो शासन का फंड था, वो खत्म हो गया। तो क्या ऐसे एफपीओ अभी काम कर रहे हैं और उनको लगातार क्या पैसा दिया जा रहा है? सेवाल जी। जी भाई साहब, आपका स्वागत है, आप अपने विचार रखें। जी, जी आदरणीय, सादर धन्यवाद। बहुत सुंदर वार्ता चल रही है, और जैसे आदरणीय वर्मा सर ने बताया कि जिन भी किसानों ने अपनी खेती की शुद्ध स्वयं ली है, वास्तव में उनके खेत एक मॉडल खेत के रूप में आगे बढ़े हैं, और उनसे सीखने की गुंजाइश सभी को रही है कि हम सीख सकते हैं इनके माध्यम से। और मुझे भी यही ध्यान आया है कि इस बीच हुआ क्या है। इस बीच असल में मैं बहुत सारे लोगों से बात भी करी, और योगाहार में निरंतर जो बातें सामने आई हैं, बस मेरी 2 तरह की बातें मेरी समझ में आई हैं कि एक दौर था कि हमने अपनी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए बाजार पर निर्भरता बढ़ा दी थी, और उस निर्भरता उन रसायनों, उन जो केमिकल्स हैं या फिर जो कह सकते हैं कीटनाशकों की जो डिपेंडेंसी है, उसके कारण हमारे फार्म की इकोलॉजी कहीं छूमंतर हो गई थी। लेकिन वहीं कुछ किसान ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपने खेत को लगातार देखा है, उसकी केयर की है, और अब क्या हो, फिर क्या हो, और उसके बाद क्या हो, वो निरंतर प्रयोग करते रहे। और ऐसे कम लेकिन सफल किसान योगाहार में भी आए हैं और योगाहार में भी हैं। उनको देखते हुए, उनके कार्यों को देखते हुए यही लगता है कि उन्होंने निरंतर अपने अनुभव के कारण आज ये अनुभव प्राप्त किया, और उसका एनहांसमेंट कैसे हो रिजल्ट के रूप में, वो आगे उन्होंने कार्य किया। चाहे हम 5 लेयर को देखें, चाहे चिंतला जी को देखें, चाहे दूसरे फार्मर्स को देखें, चाहे वर्मा, शरद वर्मा जी को देखें, तो इस प्रयोग में चाहे हम आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी को देखें, तो इस तरह से उन्होंने अपने अनुभवों का एनहांसमेंट लगभग जो एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट, और वो सफलता पूर्वक आगे बढ़ते गए हैं। मैंने भी आदरणीय ये देखा कि पिछले इन वर्षों में जिन भी किसानों से मैंने संपर्क किया, और उनमें उनका इन्वॉल्वमेंट खेती में किस तरह से रहा, अगर वो लगातार अपने खेत पर
ध्यान देते रहे और उन्होंने अपने प्रयोग किए, तो वो सफल रहे हैं। अगर उन्होंने बाज़ार पर आधारित प्रयोगों को किया, तो वो कहीं डायरेक्शन से हटे हैं और वो यानी वो विचलित भी हुए हैं, ये देखने को मिला। पिछले दिनों जब असम की बात है तो मैंने 51 छोटे किसान बड़े किसानों के साथ बात की कि हम अपने जो टी गार्डन्स है, इसमें जैविक पद्धतियों को कैसे आगे बढ़ाएँ, लेकिन उसमें असफलता रही, सफलता प्राप्त नहीं कर पाए हमें। लेकिन छोटे किसानों ने अपने घर से ये प्रयोग किए और उनको उन्होंने स्वीकारा कि जैविक खेती, प्राकृतिक खेती की दिशा में वो सफल हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अभी भी उनके फ़ोन 1 साल बाद भी लगातार आते हैं कि अब हमने ऐसे कर लिया है और अब ये अचीवमेंट हो गई है। उन्होंने अपने उत्पाद खुद बनाने शुरू किए हैं, ये बात रही है। तो तब लगता है कि हाँ, जहाँ हमने फ़ोकस किया वो कार्य आगे बढ़ा है। मैंने देखा है उत्तराखंड में अगर एफपीओ की बात करें तो एफपीओ में उन लोगों के एफपीओ आगे बढ़े हैं जिसमें जो मुख्य भूमिका में जो लोग रहे हैं यानी उन्होंने एफपीओ को ऐसे समझा है कि ये अपना एफपीओ है और उन्होंने उसको सँवार करके, उसका केयर करके, उसे आगे बढ़ाने की कोशिश की है, तो वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जहाँ हमने देखा कि बहुत बड़े संख्या हमने बड़ी लिस्ट तो तैयार की, लेकिन वो डिपेंडेंसी सरकार के जो पैसा है, उस पे रही तो वो कहीं आज स्ट्रगल कर रहे हैं और समाप्ति के कगार पर है। उत्तराखंड में तो अधिकतर एफपीओ इसी तरह से रहे कि उनकी डिपेंडेंसी गवर्नमेंट के बजट पे रही। लेकिन जहाँ उन लोगों ने अपने उत्पादों को एफपीओ के माध्यम से आगे बढ़ाया, किसानों के उत्पादों को बढ़ाया, वो आज सफल हो रहे हैं और उनको आवश्यकता नहीं है किसी भी बाहरी फाइनेंशियल सपोर्ट की। मेरी समझ में ये आया। जहाँ तक मेरी बात है, तो मैंने ये पाया क्योंकि मैं तो किसान तो नहीं हूँ और गाँव की खेती तो नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन जो अपने यहाँ पे देहरादून किचन गार्डन में या गाँव में अपने किचन गार्डन में दोनों जगह पे या फिर मेरे जो पड़ोसी हैं, उनके साथ हमने एक कार्य किया है। गोबर की उपलब्धता जो रही है, लेकिन जो किचन गार्डन का जो वेस्ट है, जो हमने सीखा है योगाहार से, उसकी ही हमने खाद बनाई और उसका ही हमने टॉनिक बनाया और कोई भी बाहर का ज़्यादा डिपेंडेंसी हमारी नहीं रही और हमारी सब्जियाँ बड़ी अच्छी रही हैं। और परिणाम स्वरूप या रिज़ल्ट के रूप में मैं अगर खुद को कहूँ या फिर अपने 1-2 पड़ोसी को कहें, तो हमने 50% से ज़्यादा ये पाया है कि हमारी जो डिपेंडेंसी है वेजिटेबल लेने की बाज़ार से, वो ख़त्म हुई है और एक तरह से हमने विषमुक्त खेती विषमुक्त सब्ज़ी का उपभोग किया है। उसमें आईपीएम का भी मैंने सहारा लिया, मेरे पड़ोसियों ने भी सहारा लिया, कुछ बंधुओं ने सहारा लिया। तो देखा कि जहाँ बहुत दिक्कत होती थी अ खासकर फल मक्खियों की और दूसरे कीट-पतंगों की, उनको रोकने की। हमने कितना भी प्रयास कर दिए लोगों ने और न लिक्विड जो वो बनाते थे पेस्टिसाइड वगैरह बॉटनिकल प पेस्टिसाइड उसमें भी दिक्कत आ रही थी। तो हमने सम्मिलित रूप से एक रिज़ल्ट पाया कि हम कम से कम 80 टू 90% उसमें कामयाब हुए हैं। तो तब ये लगा कि 10-20% तो हमारे कीड़े-मकोड़े भी अगर अपना भोजन जिस माध्यम से ले रहे हैं, उनको भी लेना ज़रूरी है। और ये दूसरी बात ये देखिए कि इस माध्यम से यानी आईपीएम को लागू करते हुए हमने जो मधुमक्खियाँ और दूसरे तरह के जो कीट हैं जो आवश्यक है हमारी खेती के लिए, वो स्वस्थ रहे हैं। तो मेरी भ्रांति भी दूर हुई कि इससे हमारे स्वस्थ कीड़े-मकोड़े भी दूर हो जाएँगे। लेकिन जिन किसान भाइयों ने इसको लगातार आगे बढ़ाया है पिछले 1-2 सालों से, उसमें देखा है कि आज उनको आईपीएम की जो टूल्स हैं, जो अलग-अलग स्टिकी स्टिक्स है, फेरोमोन ट्रैप है या लाइट ट्रैप है, उनको लगाने की भी कम आवश्यकता पड़ी है। इसका अर्थ ये है कि हमने एक तरह से पॉपुलेशन कंट्रोल किया है, जो हार्मफुल इंसेक्ट्स हैं उनके और दूसरे इंसेक्ट्स बड़े हैं। मैंने अपने किचन गार्डन में भी इसका रिज़ल्ट इस समय देखा है कि पिछली बार हमने जिस तरह से बहुत सारे स्टिकी स्टिक्स का प्रयोग किया था और 1-2 सोलर का प्रयोग किया था, तो उसको आधा कर दिया है, तो फिर भी हमें अब कीट-पतंगों का प्रकोप उसमें नहीं लग रहा है। हाँ, ये है कि गेंदा और दूसरे ट्रैप क्रॉप्स हमने लगाई हैं। तो ये मिला-जुला मेरा
अनुभव रहा है और थोड़ा ये लंबा हो सकता है, लेकिन ये जो उसकी लंबाई को कम करते हुए शब्दों की दूसरे दिन के लिए मैं बजाता हूँ, आपके पास वापस आता हूँ। जी, धन्यवाद। प्रणाम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आदरणीय सेवाल जी भाई साहब, आप निश्चित रूप से अपने किचन गार्डन में ही अब जो अनुभव मिले हैं हमारे योगाहार के, उनको आपने किचन गार्डन में ही उपयोग किया। और दूसरा जो एफपीओ की बात आपने कही, तो इसको हमको थोड़ा सा मैं ये समझता हूँ कि इसकी जो किस तरह इनके अगर जो फेलुअर हैं तो उनके कारण क्या रहे, इस पर भी मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं काम करने की जरूरत है। क्या इनकी हैंड होल्डिंग ठीक से नहीं हुई, जो उसके सीईओ थे या दूसरे लोग थे, कहाँ पर कमी हुई, किस जगह हुई है, इस पर हम जरूर चर्चा करेंगे। मैं अगली उसके लिए आपसे फिर चर्चा करेंगे। डॉक्टर किशोर दुबे साहब को आमंत्रित करता हूं कि आप आए और अपना मत रखें। जी धन्यवाद सर, बहुत अच्छे अनुभव किसानों ने रखे हैं। और अंत में आपने जो बोला कि भाई और भी एफपीओ के बारे में क्या अनुभव है, तो जो हम महाराष्ट्र में देख रहे हैं, स्पेशली विदर्भ एरिया में, कि जहाँ पे उनके ऑर्गेनाइजर बहुत अच्छे हैं या फिर किसी संस्था को दिया है, जैसा कि पोखरा करके हमारे यहाँ पे एक संस्था हुई है पंजाबराव देशमुख के नाम से, और उन्होंने 6-7 जिले अडॉप्ट किए हैं और वहां पे कई लोगों को उन्होंने ऑर्गेनिक बनाने के लिए बोला है और उनके परचेज भी किया है और उसको बेचा है। तो वहां पे 3-4 साल के बावजूद बाद में भी वहां पे कई किसान जो जुड़े हैं वो आज भी ऑर्गेनिक में ही जुड़े हुए हैं और उसमें अच्छी फसल ले रहे हैं। और क्योंकि उनको मार्केटिंग की कोई समस्या नहीं है, कलेक्शन हो जाता है, इनपुट्स मिल जाते हैं और उनको सिर्फ अपना प्रोडक्शन का ही काम खेत में करना है। तो वहां पे 5-6 जो जिले हैं वहां पे बहुत अच्छा काम हो। दूसरा हमने देखा कि गढ़चिरौली जैसे छोटे जिले में, जहाँ पे मतलब किसान जो मतलब जो प्रेरणादायी नेतृत्व था सीईओ का, वो या एफपीओ का स्पेशली, तो उन्होंने अपने बलबूते पे ही मार्केट खड़ा किया है। और गढ़चिरौली में एक ऐसा समूह है जहाँ पे 90% आदिवासी लोग हैं, लेकिन उन्होंने मार्केटिंग के लिए पूना का चयन किया है, पूना में कांटेक्ट किया है। यहाँ से गढ़चिरौली से पूना करीबन 500-600 किलोमीटर के दूर पे है, लेकिन उन्होंने प्रयास किए, वहां पे गए, डायरेक्टर लोग गए और वहां पे उन्होंने जो मार्केट ढूंढा, उसके बदौलत वहां का एफपीओ आज भी जिंदा है। और गवर्नमेंट की ग्रांट बंद होने के बावजूद भी वो खुद ही प्रोडक्शन करते हैं, खुद ही प्रोसेसिंग भी करते हैं छोटे पैमाने पे, और उनका बैगिंग वगैरह करके वो माल वहां पे बेचते हैं, पुणे में बेचते हैं। और भी 1-2 एफपीओ मेरे जो संपर्क में है, ऑरेंज में भी हमने देखा है कि जहाँ पे उनका जो इनिशिएटर था वो बहुत अच्छा पढ़ा लिखा था, तो उसने अपना मार्केट ढूंढ लिया है और उसको कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, फेल्यूर का जो हमने देखा है कि जहाँ पे सीईओ ने सिर्फ इतना ही देखा कि जब तक गवर्नमेंट की ग्रांट आती है तब तक मेरी तनख्वाह मिलती है और बाद में तो ये लोग हमको कोई ग्रांट देने वाले नहीं है। तो उसने, जैसा कि कई शुगर फैक्ट्रीज का भी हमारा सबका अनुभव होता है कि वहाँ का जो मैनेजमेंट डायरेक्टर होता है कि जब तक ग्रांट मिलती है 4-5 साल, तब तक तो वो अच्छा काम करता है। जिस दिन उसको पता है कि ये सीख होने ही वाला है, वो अपना पल्ला झाड़ लेता है। ऐसा ही जो सीईओ होते हैं एफपीओ के, उनके बारे में देखा है कि जिन्होंने जॉब करके देखा है, उन्होंने किसानों की उन्नति के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ जॉब करके देखा। तो वो तो अपना बस वो घंटे का काम करना है और ग्रांट जिस दिन बंद हो जाती है उसके पहले ही फिर वो चले जाते हैं। तो मेन है कि एफपीओ का जो इनिशिएटर है, जो लीड लेने वाला व्यक्ति है, वो यदि खुद उस संकल्पना से काम करता है तो उसको तकलीफ नहीं है। उसको तकलीफें आएंगी लेकिन वो अपना रास्ता ढूंढ लेगा। लेकिन वो जो सीईओ पर निर्भर होता है और सीईओ पर निर्भर होकर सिर्फ ग्रांट लाओ, उसके लिए उसको सीईओ की जरूरत होती है, तो वो तो आता है तो ग्रांट लाके भी देता है लेकिन फिर बाद में कुछ करता नहीं है। तो ये मेन कारण है हमने जो देखे कि जो सक्सेसफुल है वो 2 ही कारण है। एक तो खुद की लीडरशिप, डायरेक्टर्स की या इनिशिएटर की, और उन्होंने खुद का मार्केट ढूंढा। वहां पे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जहाँ पे मार्केट नहीं मिल रहा है वहां पे फेल्यूर हो रहे हैं और सीईओ पर जो निर्भर है वहां पे फेल्यूर हो रहे हैं। धन्यवाद।
जी जी डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया। मुझे थोड़ा सा ये भी बताएं, क्या एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट भी कहीं पर काम आया है इनके इनके उसमें, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को भी निर्देश थे और उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया, तो कहीं ऐसा भी आपको देखने में आया क्या कि जी सर, एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट? जी वो पोखरा करके जो योजना है जो 6 जिलों में चल रही है विदर्भ में, अकोला और अकोला के बगल में अकोला, अमरावती, वाशिम वगैरह 5-6 जो जिले हैं, वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत सपोर्ट किया है और उन्हीं के माध्यम से वहां पे किसानों तक फैलना, उनका रेगुलर फीडबैक लेने का, उनमें ये करने का, तो इस तरह से जो काम हो रहा है और इसी के माध्यम से वो हो रहा है। और एडमिनिस्ट्रेशन का सर बिल्कुल टाइम टू टाइम उसमें इन्वॉल्वमेंट है और उन्हीं के माध्यम से प्रोडक्शन में और मार्केटिंग में मदद हो रही है। जी धन्यवाद। जी बहुत सुंदर। ये एफपीओ में देखने में आया कि हमने अगर कोई ऐसी फसल ली है जो कॉमर्शियल क्रॉप है, तो उसमें ज्यादा ग्रोथ मिलने की संभावना बड़ी है। ऑलरेडी एस्टेब्लिश चीजों को उसको लेकर अगर हमने एफपीओ बनाए हैं तो उसमें सफलता की संभावनाएं ज्यादा बड़ी है। और जिन्होंने वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग पर फोकस किया है, तो वो एफपीओ उनकी जो स्टेबिलिटी है वो मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा बड़ी है। दूसरा, सतत अगर जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ने लगातार उसमें काम किया है कि ये आगे बढ़ना चाहिए, क्या हुआ, हर महीने मीटिंग लेके उनकी रिपोर्ट ली है कि आपका रिपोर्ट कार्ड क्या किया आपने, ये बताएं। तो ये जो हैंड होल्डिंग हुई है लगातार, और जो आपने दूसरी बात कही कि बीबी सीबीबीओ जो है, इनका क्लस्टर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो रहा है, उसका सपोर्ट कितना हुआ, क्योंकि ये सीबीबीओ को करीब 20 लाख रुपए इसको पैसा मिलता था, तो वो उन्होंने किस तरह से इसको काम किया है, तो वो उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। और कई जगह सिर्फ जुगाड़ से सीबीबीओ मिल गए हैं, तो वो उनने काम नहीं किया, सिर्फ एफपीओ बना दिया और आगे बढ़ गए। मैं सेहवाल जी से अनुरोध करूंगा कि उनका हैंडरेस था तो वो अपना मत रखें और समापन भी कर दें तो बड़ा अच्छा होगा। जी ओम। जी जी आदरणीय धन्यवाद। हाँ, मेरा हैंड इज इस वास्ते था जो आदरणीय दुबे सर ने बात रखी थी है, लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों से मेरा संपर्क हुआ जो लोग एफपीओ चला रहे हैं या चला रहे थे, तो उसमें ये 2 बातें सामने आई, क्योंकि उत्तराखंड जैसे कि यहाँ पे कम भूमि है और कुछ लोग ऐसे रहे हैं जिनका कि जो सशक्त थे ऑर्गेनाइजर, अभी भी उनके एफपीओ चल रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशन के लोग भी थे। अधिकतर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही यहाँ पे एफपीओ चलाए गए। लेकिन देखने में ये आया कि जो प्रशासन की तरफ से हर समय तो ये प्रयास रहे हैं कि वो लोग सहायता दें लोगों को, लेकिन बैंक की तरफ से ये बातें सामने आई हैं कि जो जो सहायता मद थी उसमें बड़ी ढिलाई हुई है, और उसके चलते वहाँ के जो कार्यकारी लोग थे, जब उनसे मेरी बात हुई तो कह रहे थे कि जिला प्रशासन एक तरह से फोर्स तो करता है, लोग विजिट भी करते हैं, लेकिन वो कुछ जो बैंकिंग जो शिथिलता है उसके चलते लोग कुछ परेशान हो गए, और जो लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से स्ट्रॉन्ग नहीं थे, उन लोगों के एफपीओ हिल गए और वो पीछे रह गए। दूसरा ये लगा कि हमारी योजनाएं चाहे कितनी भी सशक्त क्यों न हो सरकार की, जब तक मजबूती के हाथ और मजबूती के साथ लोग आगे न बढ़ रहे योजनाओं को आगे ले जाने के लिए, चलाने के लिए, तब तक कुछ भी होना बड़ा कठिन है। ये पहाड़ी जनपदों के एफपीओस की बात मैं कर रहा हूँ। वहीं मैंने देखा जो मैदानी क्षेत्रों में जो जहाँ उत्पादन ज़्यादा अच्छा है और यातायात की सुविधाएँ अच्छी हैं और मार्केटिंग के लिए बहुत ज़्यादा लोगों ने स्ट्रगल नहीं किया, वो सफल रहे हैं। और कुछ ऐसे कृषक बंधु जो कि उतने सशक्त नहीं थे, उतने मजबूत नहीं थे, लेकिन वो धीरे-धीरे सशक्तता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये परिणाम होता है, ये सिद्ध होता है कि जो सरकार की योजनाएँ हैं, वो किसानों को सशक्त करने में कामयाब रही हैं। तो ये मिले-जुले अनुभव इस तरह से आगे बढ़े हैं। हालाँकि इस पे फिर से चर्चा हो, ऐसा भी मन में आता है। और आज की चर्चा के लिए आप सभी सम्मिलित हुए, अपनी बात
आपने रखी और बात सुनी। साथ में प्रथम सत्र में आदरणीय रघुवंशी जी ने योग कराया और आदरणीय डॉक्टर रोशन राउत सर आपने इस सुंदर संचालन किया। और इस आशा के साथ ये हमारे जो किसान हैं